ओके, स्टार्ट करें। म्यूट कर लीजिए सब लोग। लास्ट था इसमें प्रिंसिपल ऑफ एवेल्युएशन, मतलब मूल्यांकन करना कि जो भी प्रगति हुई, जो प्रोग्रेस हुआ है प्रोसेस के अंदर, या जो भी गतिविधि, जो भी एक्टिविटी हुई, उनको हम मूल्यांकन करें, उनको देखें कि कितना जो है प्लान ऑफ एक्शन पे जो एक्शन लिए गए उस कितने अचीव हुए, क्या क्या प्रोग्रेस है, किस दशा में, किस डायरेक्शन में जा रहा है ग्रुप का ऑब्जेक्टिव। उसको देखते हुए हम लोग लगातार मूल्यांकन या उसका एवेल्युएशन करते रहते हैं। ठीक है। ये सभी के सभी आपके सोशल ग्रुप वर्क के ऑब्जेक्टिव हो गए। प्लीज म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क, जो कि फेलिक्स मिस्टेक के द्वारा दिए गए हैं। अगेन ये तो आपको थोड़ा इजीली लगेंगे क्योंकि हमने ग्रुप वर्क डिस्कस कर लिए हैं। तो पहला है इंडिविजुअलाइजेशन का, जो कि हम लोग डिस्कस किए। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति जो है, आप बोल सकते हैं कि उसको हमको ऐसे परसीव करना चाहिए जैसे सोशल केस वर्कर कि क्लाइंट अलग है, एवरीबडी इज यूनिक पर्सन, किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं करना। इवन दो ट्विन होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो हमको हर एक इंडिविजुअल पर्सन को विशेष या यूनिक समझना चाहिए, अलग समझना चाहिए, किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। इवन जैसे डॉक्टर के पास अगर चार पांच पेशेंट जाते हैं, तो अगर पांचों को एक ही प्रकार की समस्या है, फिर भी डॉक्टर सबको एक जैसा दवाई नहीं लिखता है ना, मेडिसिन नहीं देता है। वो देखता है कि किस प्रकार की उसकी प्रॉब्लम है, हर एक इंडिविजुअल को अलग समझता है, उनकी समस्याओं को समझता है, उसके आधार पर वो ट्रीटमेंट करता है, डायग्नोसिस करता है। सर सोशल केस वर्क के प्रोसेस में देखिए, जो जो मैंने इसमें के अंदर पीडीएफ अंदर डाला हुआ है वो पहले एक्सप्लेन करूंगा, बाकी चीजें बाद में। इसी वजह से मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि आपको अलग से कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज ग्रुप में डालिए, है ना। अगर मैं अभी जैसे मान लीजिए सोशल की अप्रोच पे हम फोकस करेंगे अभी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, उनको समझ में आ गया होगा, तो केवल एक ही स्टूडेंट की वजह से बाकी लोगों को अटेंड करना पड़ेगा क्लास। और सर समझ में आ रहा है ना। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि आप पहले बोल देंगे, देन आई कैन एक्सप्लेन ग्रुप में या अलग से। ठीक है। तो पहला हो गया आपका इंडिविजुअलाइजेशन। समझ में आ गया वर्षा? या लास्ट में मैं डिस्कस कर लूंगा अगर टाइम रहेगा। ठीक है? सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोगों को जो आपके स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो आप ग्रुप में शेयर करिए, ताकि मैं उसको कंपाइल करके एक्सप्लेन कर पाऊँ लास्ट में। अभी जैसे मान लीजिए सोशल प्रिंसिपल है या केस कुछ भी है, अगर मान लीजिए 90% स्टूडेंट को नहीं समझना है तो उनका टाइम वेस्ट होगा ना, बिकॉज वी आर इन दी लास्ट फेज, अभी रिवीजन चल रहा है। तो हमारा फोकस होगा कि सब लोग वो टॉपिक पढ़ें जिनको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम। बाकी की भी डिस्कस होंगी, कोई छोड़ेंगे नहीं, हम सबको डिस्कस कर लेंगे, बस पोस्ट इन दी ग्रुप। सेकंड है पर्पजफुल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि देखिए, फीलिंग जो है एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी क्लाइंट है जो है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्रकार के इमोशंस हो सकते हैं, फीलिंग हो सकती है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि अच्छे से हंसी मजाक में अपनी बात रख पाता है, कुछ होते हैं जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जो कि जैसे गुस्सा करना या रोना या कुछ मत बोलना। कुछ कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो कुछ बोल ही नहीं पाते, नहीं बोलते या बोलने का मन नहीं होता। तो ये सभी प्रकार की जो इमोशंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सोशल वर्कर, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे। ठीक है। बिना किसी फीलिंग की, अगर फीलिंग नहीं होगी या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो कम्युनिकेशन या जो इंटरेक्शन है वो पूरा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमको प्रॉब्लम को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो पर्सन की जो भी उसका अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो इमोशंस है, फीलिंग है, वो उसको एक्सप्रेस करे। चाहे किसी प्रकार का इमोशंस हो, मीनिंगलेस हो, किसी प्रकार का हो, तो यहाँ पर फोकस रहता है कि किस प्रकार से पर्सन अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस कर सकता है। और सोशल एज ए सोशल केस वर्कर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको अंडरस्टैंड करना है उसके इमोशंस को, जिस भी प्रकार के इमोशंस हैं उसको फ्रीली रूप से एक्सप्रेस कर पाए। क्लियर है? सेकंड, बोलिए। यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट।
दैट इज कंट्रोल ऑफ इमोशंस। कंट्रोल ऑफ इमोशंस का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे लिखा है, विदाउट इमोशंस देयर इज नो रिलेशन, जो मैंने अभी बताया था कि अगर कोई इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहा है पर्सन, अगर कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है, तो बातचीत कैसे होगी, रेपॉर्ट बिल्डिंग कैसे होगी, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा कैसे? तो इमोशंस तो उसको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, तभी रिलेशन बन सकता है। लेकिन सर क्लाइंट और केस वर्क दोनों का ही फीलिंग्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है ये सोशल वर्कर के लिए है, सोशल केस वर्कर के लिए, क्लाइंट के लिए नहीं। तो जैसे सोशल केस वर्कर जो होगा वो ऑब्जर्व करेगा क्लाइंट की फीलिंग्स को, क्लाइंट का जो अनुभव है, इमोशंस है, उसको ऑब्जर्व करेगा। वो अपना तो ऑब्जर्व करेगा ही, वो तो एक स्पेसिफिक उसके अंदर एक मतलब उसे कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो समझ पाए अपने भावनाओं को। इसी वजह से आगे लिखा है कंट्रोल ऑफ इमोशंस, मतलब है कि जो सोशल वर्कर है वो अपनी भावनाओं को, वही ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जैसे कभी कभी कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो बात बात बताते बताते रोने लगते हैं, या उसको ऐसी समस्या है कि वो कुछ लोग आसानी से नहीं बता पाते हैं, हो सकता है कि उनके आंसू आ जाएं या बोलते बोलते रोने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल वर्कर को भी वहां पर साथ में बैठ करके रोना है, जैसे कि डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर तो नहीं रोता है ना अगर क्लाइंट रोना शुरू कर देते। वो सुनता है, बहुत अटेंटिवली सुनता है, बात सुनेगा अच्छे से, ऐसा लगेगा कि कि क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वो सामने वाला सुन रहा है, जैसे डॉक्टर है तो उसको लगेगा कि हमारी बात सुन रहा है, शायद प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो पेशेंट बताता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। और सोशल वर्कर का काम होता है कि वो बहुत ही अटेंटिवली, पूर्ण पूर्ण रूप से अच्छे से उसको सुने समझे, एम्पैथी शो करे, ताकि पर्सन अपनी बात को रख पाए, एक्सप्रेस कर पाए पूर्ण रूप से। ठीक है, एम्पैथिक हो, बहुत ज्यादा सिम्पैथिक ना हो, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, अपनी भावनाओं को बहुत सेंसिटिव तरीके से व्यक्त करे, कंट्रोल करे। इसको बोलते हैं कंट्रोल इमोशंस, ये किसके, सोशल वर्कर। नेक्स्ट है कंट्रोल, चाहिए हो गया हिंदी में। नेक्स्ट है सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि मैंने भी बताया था कि जो सेल्फ डिटर्मिनेशन कंसेप्ट है, इसका मतलब होता है कि जो क्लाइंट है उसके पास अधिकार है, उसके पास फ्रीडम है कि वो चूज कर सकता है उसके लिए क्या सही चॉइसेस है, क्या गलत चॉइसेस है, उसके डिसीजन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो सोशल वर्कर है उसको गाइड करेगा, मेंटर कर सकता है, बता सकता है कि आपके लिए क्या क्या ठीक है। बाकी जो क्लाइंट होगा वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको किस प्रकार की सर्विस लेना है या सर्विस नहीं लेना है, किस प्रकार की चेंजेस करने हैं सर्विस के अंदर, वो खुद बताएगा। यहाँ पर किसी प्रकार से क्लाइंट फोर्स नहीं कर सकता है, इम्पोज नहीं कर सकता है किसी प्रकार की सर्विस को। ओके, दे डोंट गिव एनी काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कि आपको ऐसा ही करना है। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसका मतलब हुआ कि जो भी प्रैक्टिकल जो डिटर्मिनेशन होती है क्लाइंट की, वो खुद डिसाइड करेगा, उसके पास खुद अधिकार होता है, दे हैव द राइट टू चूज कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। स्टिल लेकिन अभी देखो ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं। अब जैसे कोई पर्सन है, उसको कोई मेंटल एबिलिटी केसेस है, जैसे कि कोई सुसाइडल थॉट्स आते हैं किसी पर्सन को, या अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे केस में पर्सन इतना एबल नहीं है कि वो खुद डिसीजन ले पाए, है ना। अगर वो सेल्फ डिटर्मिनेशन को हम वहाँ पर फॉलो करेंगे, अगर उससे ही बोल देंगे कि आप ही डिसाइड कर लो, तो वो तो पता नहीं क्या डिसाइड करेगा। तो कुछ केसेस में हमको जो है ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करना होता है। देखो रियलिटी में तो सच जो कुछ हम पढ़ रहे होते हैं थ्योरी, वो सब रियलिटी में नहीं अप्लाई होती है। लेकिन हाँ, वी हैव टू फॉलो, सभी केसेस में फॉलो करना होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं एक्सेप्शन, वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। उसके फैमिली मेंबर होते हैं, उनसे पूछ करके डिस्कशन करके ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो इन दैट केस, कि अगर क्लाइंट इतना कैपेबल नहीं है डिसाइड करने में, उसकी मन स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके फैमिली मेंबर होंगे जो साथ में रहेगा, उसको पूछ करके वी विल डिसाइड। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ, बताइए। तो वही मैंने बताया था कि हर एक व्यक्ति की अपनी गरिमा हो, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी डिग्निटी और पर्सन को। और सोशल वर्कर एज ए वी हैव टू डील विद द क्लाइंट, कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स है, उसके साथ मिल करके काम करना, और जो भी समस्या है उसको एड्रेस करना। और पर्सन को, क्लाइंट जो क्लाइंट है उसको प्रॉब्लम के साथ में देखना, अलग देखना, पर्सन अलग है, उसकी समस्या अलग है। तो वी विल डील विद द प्रॉब्लम्स, नॉट अ पर्सन। ठीक है, सो वी हैव टू एक्सेप्ट द क्लाइंट विद द वार्म, विद द रिस्पेक्ट एंड courtesy एंड इंटरेस्ट। ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो इंटरेस्ट दिखा रहा है बात करने के लिए। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर आप किसी भी समय जाएंगे, डॉक्टर खुद को चाहे बुखार हो या तबीयत खराब हो, लेकिन आप जब कोई पेशेंट जाता है तो बहुत अच्छे से बात करता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही अटेंटिवली बात सुन रहा है, समझ रहा है। ठीक है, बड़े प्यार से बैठाता है, समझाता है, चाहे उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। ठीक है सर, चलेगा। इस वर्क प्लीज हाँ। स्वास्तिक दे।
सर केस वर्कर प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है? नहीं, डिपेंड करता है केस किस टाइप का है, वो क्यों देगा, मतलब वो तो गाइड करते हैं जनरली, एक काइंड ऑफ एक मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे कि मान लीजिए मेडिकल है, हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर जो सोशल वर्कर होगा वो खुद तो नहीं डायरेक्टली उसको देगा, बीच में एज ए मीडिएटर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि कभी कोई क्लाइंट जो होते हैं उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है, उनको पता नहीं होता है क्या क्या उनके पास जो है, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स, तो गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में नहीं पता होता उनको, कैसे एक्सेस करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी होती है एक्सेस करने के लिए। तो सोशल जो वर्कर होते हैं या मेडिकल सोशल वर्कर होंगे, तो वो इस प्रकार की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो अपने स्पेसिफिक जो उनको नॉलेज होता है उसको लेकर के। तो प्रिस्क्रिप्शन डिपेंड करता है केस किस प्रकार का है, उसके अनुसार वो लोग जो है डील करते हैं क्लाइंट के साथ। बाकी चीजें डॉक्टर का काम होता है, या जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर है वो डील कर सकता है। अदरवाइज तो ऐसे केसेस में ये जो केस वर्कर होते हैं या ग्रुप वर्कर होते हैं वो साथ में मिलकर के काम करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते ऐसे। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। इसका मतलब यही हुआ कि किसी भी रूप में किसी पर्सन को जज नहीं करना। ऐसा हुआ कि सामने आपने देखा किसी क्लाइंट को, और आपको ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर कलर और हाइट और बैकग्राउंड और वट एवर कोई भी ट्रेस देख करके आप उसको जज करें पर्सन को, है तो ये जजमेंट है। किसी प्रकार का ओपिनियन बनाना, किसी प्रकार का प्रेजुडिस बनाना, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना किसी पर्सन के बारे में बेस्ड ऑन द कलर और द प्रेजेंट अपीयरेंस और द स्टाइल और मैनरिज्म, वो काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको समस्या को एड्रेस करने में किसी क्लाइंट की। ओके, तो किसी रूप में जो है जज नहीं करना होता है पर्सन को, दैट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। का मतलब होता है कि जो भी उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको सीक्रेट, है ना, दैट इज वेरी इथिकल प्रिंसिपल। तो ये जिम्मेदारी होती है सोशल वर्कर की कि क्लाइंट के द्वारा कुछ भी बताया जा रहा है, कुछ चीज़ें सेंसिटिव हो सकती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए फैमिली काउंसलिंग दे रहा है कोई सोशल वर्कर, ऐसे केस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर किसी पर्सन के द्वारा बताई जा रही है तो वो सेंसिटिव हो सकती है, वो नहीं शेयर करना होता है किसी के साथ, दैट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करना होता है, किस दैट वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी एज अ सोशल वर्कर। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। पॉस्को केस, हाँ। देखिए कोई भी केस जो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है ना उसमें तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिए हैं पेल एंड रोथमैन के जो कुछ तीन इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, सोशल गोल मॉडल, रेमेडियल मॉडल और रेसिप्रोकल मॉडल। इजी है, मैंने ऐड कर दिया ताकि बस थोड़ा एडवाइस हो जाए। पढ़ा तो आपने होगा ही, मैं कई बार डिस्कस किया अभी डिस्कशन के अंदर। क्या होता है सोशल गोल मॉडल? इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि गोल मॉडल के माध्यम से, सोशल गोल मॉडल के माध्यम से जो भी हम चाहते हैं चेंजेस, ओके, उसको हम चेंज कर पाए, उसके लिए हम ग्रुप के मेंबर्स को, लोगों को एम्पावर करते हैं। ठीक है, सोशल एक्शन या गोल या स्ट्रैटेजी बनाना, बाहरी रूप से उनको सपोर्ट करना, हेल्प करना, इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी रूप से, तो ताकि हम बदलाव जो चाहते हैं, जो अप्रेस्ड पॉपुलेशन है, जो बनने पॉपुलेशन है, उनको एम्पावर करना, सामाजिक बदलाव के लिए इस मॉडल को हम यूज करते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से चेंजेस हम ला सकते हैं थ्रू द पार्टिसिपेशन विद द अदर पीपल। ठीक है, दैट इंडिविजुअल कैन अफेक्ट सोशल चेंजेस, दैट इज सोशल चेंज, सिंपल। कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट भी पार्ट हो सकता है सोशल गोल मॉडल में। जैसे यहाँ पर कुछ लिखे हैं, द रोल ऑफ द सोशल ग्रुप वर्कर इंक्लूड, इसमें क्या क्या रोल होता है ग्रुप वर्कर का, कि लोगों को एम्पावर करना, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, फैसिलिटेट करना, असिस्ट करना, हेल्प करना प्रोसेस के अंदर, जैसे कि सोशल एक्शन लेने में, गोल बनाने में, स्ट्रैटेजी बनाने में, और साथ ही साथ जो भी इंटरनल एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन है उनको जो है चैलेंज करना, उनको एड्रेस करने के लिए काम करना, ये होता है सोशल गोल मॉडल। दूसरा होता है रेमेडियल मॉडल। ओके, इसको हम क्लिनिकल मॉडल बोल सकते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर जो है केस हैंडल करता है उसी प्रकार का ये मॉडल होता है, कि जहाँ पर हमारा फोकस होता है स्पेसिफिकली जो मेंटल हेल्थ केयर होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए, डेविएंट बिहेवियर होता है कुछ लोगों का, उसको ठीक करने के लिए हम जनरली रेमेडियल मॉडल का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, करेक्शन इंस्टीट्यूशन, फैमिली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, काउंसलिंग सेंटर्स या हेल्थ केयर, इन सभी में जनरली ये मॉडल यूज किया जाता है, क्योंकि यह क्लिनिकल मॉडल है, क्लिनिकल ओरिएंटेड अप्रोच होती है।
स्पेसिफिकली हमारा यहाँ पर फोकस होता है किस प्रकार से बिहेवियर, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है उसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं, बट यहाँ पर जो मॉडल यूज कर सकते हैं रेमिडियल मॉडल। नेक्स्ट इसमें रेसिप्रोकल मॉडल। व्हाट इज रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकेट करना या मीडिएट करना। सोशल वर्कर का काम होता है एज ए मीडिएटर की तरह काम करना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, तो माना जाता है इस मॉडल के अंदर कि जो इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप ग्रुप के मेंबर्स हैं आपस में इंटर डिपेंडेंट है, आपस में निर्भर हैं। तो ग्रुप के अंदर जो ग्रुप मेंबर होंगे वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। वो हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर बहुत पर्सन ग्रो कर सकता है। और सोशल वर्कर का काम होता है कि उनके बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाना, ठीक है, कम्युनिकेशन को मजबूत करना इंडिविजुअल और ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, ताकि वो आपस में मिलकर के एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और एज ए स्ट्रेंथ की तरह काम करेंगे, एंड दे कैन एड्रेस द प्रॉब्लम्स इन अ ग्रुप। क्लियर? जैसे कि मान लीजिए समूह है, ऐसे पेरेंट्स का समूह है जिनके बच्चे जो किसी प्रकार से डिसेबल्ड, तो ऐसे पेरेंट्स का समूह जो है वो ग्रुप के अंदर जितने लोग होंगे आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट, डिपेंड मतलब होता है इंटरडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। उनके पास जो भी रिसोर्सेस हैं जो अवेलेबल हो सकते हैं उनके माध्यम से आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। दैट फोकस रेसिप्रोक। यहाँ पर जो काम होता है सोशल वर्कर का वो होता है मीडिएट करना, ठीक है, फैसिलिटेशन करना बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप, उनके बीच के कम्युनिकेशन को बढ़ाना, इंटरेक्शन को बढ़ाना। बोलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है डेवलपमेंट मॉडल। व्हाट इज डेवलपमेंट मॉडल? ये यहाँ पर बर्स्टन के द्वारा इसको दिया गया था, कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। पेपल एंड रोथमैन ने बस पीले वाले में, नहीं नहीं देखो इसको समझो, ये मॉडल तो इन लोगों ने दिए हैं, ठीक है, पपेल एंड रोथमैन के द्वारा बोला गया है कि ये मॉडल हम सोशल ग्रुप पर के अंदर यूज कर सकते हैं। और उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया कि ये सोशल गोल मॉडल जो है, रेमिडल मॉडल है, यूनिवर्सल मॉडल है, ये डिफरेंट तरीके से हम यूज कर सकते हैं सोशल ग्रुप कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जैसे जो मॉडल यहाँ पर दिया है रेमिडल मॉडल, तो 1957 इनके द्वारा दिया गया, इस पर वर्क किया गया स्पेसिफिकली इनके द्वारा, ठीक है। बाकी जो उनका नाम दिया गया है वो उन्होंने इसको अडोप्ट किया, वो बताया स्पेसिफिकली कि दीज थ्री मॉडल स्पेसिफिकली कैन बी यूज इन अ सोशल ग्रुप प्रैक्टिस। जहाँ पर इस प्रकार के केसेस होंगे वहां पर हम ये मॉडल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से ये सेकंड वाला इनके द्वारा दिया गया है। तीसरा नंबर का जो डेवलपमेंट मॉडल है ये आपका बर्स्टन के द्वारा दिया गया, रॉबर्ट एंड नॉर्टन के द्वारा। अब जैसे बहुत सारी थ्योरी दी जाती है, तो थ्योरी कभी कभी क्या होता है, कोई थिंकर ना चार पांच थ्योरी को एक साथ लिख देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो थिंकर के द्वारा पांचों थ्योरी दी गई, थ्योरी स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा दी गई होंगी, लेकिन हम ये जो जो पर्सन है, जो रिसर्चर है, उसकी जो स्टडी है, उसका जो एरिया है, उसने इन सभी थ्योरी का यूज किया अपने एरिया के अंदर। तो वो आगे फर्दर आगे बता देता है कि दीज आर द 5 थ्योरी जिनको हम यूज कर सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट। तो ये थ्योरी जिसके द्वारा दी गई वो अलग पर्सन हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस कंपाइल करके उस पर्टिकुलर थ्योरी को या नंबर ऑफ थ्योरी को मिला करके बताया कि दिस थ्योरी कैन बी यूज इन अ डिफरेंट वे, या दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट या किसी प्रोनाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये थ्योरी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनटेक मॉडल। इनटेक मॉडल मतलब पता ही होगा, इनटेक का मतलब होता है एडमिशन, शुरुआती जो इनिशियल स्टेज होती है जहाँ पर सोशल वर्क के क्लाइंट मिलते हैं पहली बार, उनके बीच में जो है इंडिविजुअल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इनटेक। तो शुरुआत के अंदर जो सोशल वर्कर होगा, जो एजेंसी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि किस प्रकार से हम स्टार्टिंग बैठा है, मतलब सिंपल है कि रैपोर्ट बिल्डिंग करें, बातचीत करें क्लाइंट के साथ। वेलकमिंग और सपोर्टिव एनवायरमेंट होना चाहिए क्लाइंट के लिए, तभी वो इंटरेक्शन बढ़ता है। और इंडिविजुअल की नीड्स या जो कंसर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बातचीत करना, डिस्कशन के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से ऑब्जर्व करके इंडिविजुअल की नीड है या जो समस्या है, जो कंसर्न है, उसको देखना, समझना, देन उसकी हेल्प करना, एड्रेस करना बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एजेंसी। सो दैट इज कॉल्ड इनटेक मॉडल या इंट्रोडक्शन मॉडल। Focus on the initial contact between the client and the agency, the social worker. नेक्स्ट इसमें है टी ग्रुप मॉडल। ये मैंने अलग से ऐड किया है, शायद एग्जाम में आ जाए। ये बेसिकली कर्तलोन का जो मॉडल है ग्रुप, उसी पर आधारित है। टी का मतलब वो यहाँ पर है, टी का मतलब ट्रेनिंग, एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक, ठीक है। ट्रेनिंग या ट्रांजेक्शन, ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पर है इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर जो फोकस होता है ग्रुप के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन पर, सभी के सभी जो लोग भागीदारी सुनिश्चित हो सभी की, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझना, अपने दृष्टिकोण को दर्शाना, एक दूसरे को समझना, वो सभी चीजें इसके अंदर आती हैं, ताकि हम बेहतर तरीके से लोगों के इमोशंस है, जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसको हम समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, पढ़ पाए, एक्सप्लोर कर पाए। और और साथ साथ यहाँ पर जो लिखा है ट्रांजेक्शन और ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन को बढ़ाना, ठीक है, ग्रुप के अंदर। और सोशल वर्कर यहाँ पर एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। जब भी फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ग्रुप के अंदर और जो ग्रुप इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन को, इंटरेक्शन को बढ़ाने का काम कर रहा है, और साथ ही साथ उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, ताकि उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो पाए सभी का। ठीक है, इसका काम होता है कि ग्रुप के मेंबर्स की स्किल डेवलपमेंट करना, उनके अंदर सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना। क्लियर है? टी ग्रुप मॉडल। बोलिए। आगे यहाँ पर कुछ स्टेज दी गई है सोशल केस वर्क की। अब देखो यहाँ पर जैसे 7 स्टेज दी है, तो जरूरी नहीं एग्जाम में 7 स्टेज दी हो, 7 स्टेज तो नहीं आएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन बना नहीं सकते, वो लोग 3 4 दे देंगे। बट आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। और सीक्वेंस याद करने का कोई यहाँ पर ट्रिक की जरूरत नहीं है, सिंपल आप मान के चलिए। जब भी कोई प्रोसेस एज ए सोशल वर्कर आप सोचिए थोड़ी देर, तो शुरुआत में क्या स्टेज आ सकता है? शुरुआत में इंटेक आएगा। इंटेक का मतलब होता है रिपोर्ट बिल्डिंग करना, इनिशियल स्टेज अभी मैंने बताया, जहाँ पर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्लाइंट के बारे में, और आपस में इंट्रक्शन शुरुआत होता है, उसको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है। इंटरव्यू हो सकता है या पेपर वर्क के माध्यम से, बाकी डिफरेंट रिसोर्स के माध्यम से हम शुरुआती स्टेज, हम क्लाइंट को समझते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, या उसके जो कंसर्न है, उसके जो नीड है, उसको जानना, उसको कहते हैं इंटेक। ठीक है। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट से पहली बार जब मिलता है, तो पेशेंट से बातचीत करेगा, पहले जानेगा, समझेगा, डायरेक्ट उसको कोई मेडिसिन या कोई डायग्नोसिस नहीं करता, पहले समझता है समस्या क्या है, कब की, कितनी पुरानी है, क्या नेचर है प्रॉब्लम्स का, कितने लंबे समय से है, जेनेटिक है या कभी अभी हुआ, 1 साल से 2 साल से, बाकी चीजें जानता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानता है, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उसका नेचर समझना, साइंटिफिकली उसको समझना कि प्रॉब्लम किस, क्या नेचर है, उसको क्या बोलेंगे। तो वो सभी चीजें आती है असेसमेंट के अंदर। तो पहला हमारा फेज होता है इनटेक का, एडमिशन फेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना, रिपोर्ट बिल्डिंग करना। दूसरा होता है स्टडी फेज। यहाँ पर आप सिस्टमेटिक तरीके से क्लाइंट की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, या उसके सर्कमस्टेंसेस है, उसको जानना, उसको स्टडी करना। ठीक है, कि प्रॉब्लम का नेचर किस प्रकार का है, किस प्रकार की समस्या है, इम्पैक्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। जैसे पेशेंट है, आप डॉक्टर को पता है कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको शुरुआती स्टेज में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में, तो उसको उस तरीके से डील करेगा। लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको डील करेगा। कॉज ऑफ फैक्टर, क्या क्या कारण है, कॉज फाइंड आउट करना, ये सभी चीज़ों को। इसके अलावा क्या क्या एफर्ट किए गए पर्सन के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के द्वारा, उस समस्या को एड्रेस करने के लिए पहले क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, उन सबको जानना। नेक्स्ट है असेसमेंट और डायग्नोसिस फेज। इसमें होता है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम जो है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कैसे अराइज हुई, और कैसे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये बेसिक 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं जब भी डायग्नोसिस किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, पूर्ण रूप से। ठीक है, बेसिकली जो प्रॉब्लम होती है वो एक कॉन्सेप्चुअल पिक्चर बनाते हैं उसके बारे में, कि कैसे इसको ठीक करेंगे, क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्या क्या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसको एड्रेस करने के लिए। वो सभी चीजें हमारी असेसमेंट के अंदर आती हैं। हम असेस कर रहे होते हैं, डायग्नोसिस कर रहे होते हैं समस्या को। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, है कितने प्रकार का हो सकता है असेसमेंट या डायग्नोसिस। पहला है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल का मतलब होता है कि जो समस्या है उसका नेचर किस प्रकार का, उसका नाम, मतलब सिंपल, जैसे कि मान लीजिए बीमारी की प्रकृति क्या है, उसका आधार, जैसे कि किसी पर्सन को टाइफाइड है, तो बोल सकते हैं ये जो है ये आपका क्लिनिकल डायग्नोसिस कहलाता है, कि हम समस्या को, प्रॉब्लम को डिफाइन कर देते हैं, क्या है, टाइफाइड है, हाइपरटेंशन है, या कुछ भी समस्या। दूसरा है इटियोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल का मतलब होता है कि वहां पर हम उस प्रॉब्लम को लेकर के थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं, उसकी हिस्ट्री जानते हैं, कैसे अराइज हुआ समस्या, क्या प्रॉब्लम है, उसका कॉज क्या है, किस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में डिफिकल्टी फेस कर रहा है पर्सन उस प्रॉब्लम को लेकर के, उसको जानना, उसको फाइंड आउट करना, ये आपका इटियोलॉजिकल। ये थोड़ा सा साइंटिफिक, मोर डिटेल और साइंटिफिक। नेक्स्ट होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि यहाँ पर हम और भी फैक्टर्स हो सकते हैं ना, मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं। अब फैक्टर जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजिकल है, सोशल है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं प्रॉब्लम को एवेलुएट करने में। तो ये सभी फैक्टर फोकस करना होता है, और हमारा फोकस होता है प्रेजेंट टाइम में, कि अभी प्रेजेंट टाइम में पर्सन की जो अवस्था है, जो सिचुएशन है, उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस हिस्ट्री पर ज्यादा नहीं होता। इसको बोलते हैं डायनेमिक।
तीनों क्लियर है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। CED ऐसे याद कर लेना, याद रहेगा। बताइए, क्लियर है सभी को? देखो नोट्स में थोड़ा अलग है, वही मैं आपको बता रहा था कि देखिए जो यहाँ पर दिया है ना, वो ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं होते, कहीं देखो अलग अलग नोट्स में, इग्नू नोट्स में कुछ दिया होगा, है ना, अभी आप देखेंगे। और जो अलग अलग वेबसाइट है थोड़ा सा उसमें अलग अलग है, तो इसी वजह से मैं भी उसको सब एक ही तरह नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि और बाकी की नोट्स है, इग्नू के नोट्स मैंने देखा उसमें कुछ अलग ही लिखे हुए हैं। ठीक है, और एक दो नोट्स और देखे हैं स्पेसिफिक सोशल वर्क के, उसमें कुछ अलग दिया हुआ है। तो आपको ये फोकस नहीं करना है कि नंबर ऑफ, वहाँ कभी नहीं पूछा जाता कि नंबर ऑफ कितने प्रोसेस होते हैं, क्योंकि प्रोसेस कभी नंबर ऑफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हम इसको स्टडी फीस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो और बढ़ जाएगा संख्या। तो वो इस प्रकार से आप उसको मत देखिए, जस्ट प्रोसेस फॉलो करिए कि शुरुआत में क्या होगा, आगे स्टेज क्या हो सकती है, उसके आगे की स्टेज क्या हो सकती है। इटोलॉजिकल पर क्यों क्लाइंट फोकस करते हैं? देखिए क्लाइंट तो तीनों फोकस करेंगे ना, फोकस हमारा क्लाइंट पे ही होता है, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम असेस कर रहे होते हैं डिफरेंट तरीके से। पहले में हम देख रहे हैं प्रॉब्लम किस प्रकार की है, उसका नेचर क्या है। नेचर का मतलब होता है कि समस्या का उसका नाम क्या है, जैसे टाइफाइड है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई भी समस्या। तो वो इलनेस की नेचर को दिखाता है, बीमारी की प्रकृति को निर्धारित करता है। दूसरा होता है कि जो डिफिकल्टी है वो कैसे अराइज हुई, उसका कारण क्या है, कैसे डेवलप हुई, उसके बारे में जानने के लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। पहले वाले केसेस देखने पड़ेंगे, अगर पहले उसने कहीं पर कोई इलाज कराया है तो हम वो भी देखते हैं, तो उसकी हिस्ट्री देखते हैं। इसलिए बोलते हैं ना जनरली डॉक्टर कि जो भी आप किसी प्रकार की किसी डिजीज होती है, कहीं पर आपने दिखाया होता है, तो हिस्ट्री आप अपने पास रखिए, फ्यूचर में काम आती है। आगे कोई डॉक्टर उसको देख करके असेस कर सकता है किस प्रकार का प्रॉब्लम, तो उसकी थोड़ा हिस्ट्री जानना समझ। राजश्री, राजश्री क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर हो गया ट्रीटमेंट। ये तो आसान ही है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि अब हमको पता है कि जो प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस करना है, प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेना, केस मैनेजमेंट करना, काउंसलिंग करना, डिफरेंट सर्विसेज देना, वो आपका ट्रीटमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है एवेल्युएशन। अब जो प्रोसेस फॉलो किया गया है, जो ट्रीटमेंट दिया गया है, उसको हम बेहतर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से एवेल्युएट करते हैं कि वास्तव में उसका कुछ बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ, या जो कंडीशन है पर्सन की वो इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई पहले से। ठीक है, ये काम हमारा होता है एवेल्युएशन के। लास्ट होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन लास्ट पे जो होता है ये धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, ऐसा नहीं कि सडन अचानक से एक दिन बोल देगा कि आपका केस कंप्लीट है। वो जैसे डॉक्टर होता है ना कि जब कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो बोलता है कि आप 1 महीने बाद आना, या 6 महीने बाद आना है, 3 वीक बाद आना है। इसका मतलब होता है कि वो देखना चाहता है लंबे समय के बाद कि क्या जो प्रॉब्लम अभी एड्रेस हो चुकी है कि फ्यूचर में दोबारा तो नहीं अराइज होगी। तो कुछ समय देता है, 1 महीना या 6 महीने, इस प्रकार से। सो वी कैन दोबारा जाकर के टेस्ट करके देख लेते हैं कि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो टर्मिनेशन फेज कहलाता है, धीरे धीरे करके डिक्लाइन करता है। क्लियर? हाँ बिल्कुल, फॉलो हो सकता है उसी के अंदर। कि जितने भी यहाँ पर स्टेज दिए हैं, इस स्टेज को आप और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे तो और भी स्टेज आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आपको ये फ्लो पता नहीं चाहिए, फ्लो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है, बीच में क्या क्या चीजें हैं। सो दैट की ऑप्शन में अगर उन्होंने क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे दिया तो आप लगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लगा सकते हैं। आगे यहाँ पर कुछ स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट दिए गए हैं, इनको आपको पांचों को याद कर लेना है, अगर आपको नहीं याद है तो। ठीक है, ग्रुप डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जब ग्रुप फॉर्मेशन होती है ना, तो उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ग्रुप प्रोग्रेस एक एक स्टेप में आगे बढ़ता है। वो सभी स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, तो डिफरेंट थिंकर के द्वारा अपने हिसाब से उनकी भाषा में उन्होंने डिफरेंट तरीके से दिए। जैसे वेल्स के द्वारा दिया गया कि 3 स्टेज होती है ग्रुप फॉर्मेशन की, पहला ओरिएंटेशन, दूसरा एवेल्युएशन, तीसरा डिसीजन मेकिंग। आगे फर्दर डॉक्यूमेंट के द्वारा बताया गया 5 स्टेज होती है, परफॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एब्जॉर्बिंग। तो ये 5 स्टेज है। तो इसी प्रकार की सबकी अलग अलग स्टेजेस हैं, और उनके अपने हिसाब से उन्होंने जो नाम दिए। देखिए नाम अलग हो सकते हैं लेकिन मतलब वही होता है। जैसे पहला स्टेज यहाँ पर ओरिएंटेशन है, यहाँ फॉर्मिंग है, तो बात एक ही है, बिगिनिंग यहाँ पर। इसका मतलब यही होता है कि शुरुआती स्टेज, इनिशियल इंस्ट्रक्शन, इनिशियल फॉर्मेशन, कनेक्शन बिटवीन द पीपल, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन या फॉर्मेशन या बिगिनिंग। समझ में आ रहा है? लास्ट में टर्मिनेशन ही होगा, एब्जॉर्बिंग का मतलब वही है, टर्मिनेशन है अब लास्ट में, या सेपरेशन, ये चीजें एक ही है, बस नाम चेंज कर दिया उन्होंने। बट आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो ऐसे पूछे थे ना वो लोग।
तो आपको बिगनिंग शुरुआत में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, ऐसे करके सभी स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा पता रहना चाहिए। तो पहला यहाँ पर मैंने मेंशन किया है गालेन जॉनसन कॉलोनी के द्वारा जो दिए गए 5 स्टेज। पहला प्री एप्लिकेशन। प्री एप्लिकेशन मतलब होता है एप्लीट करने से पहले की अवस्था, जो मतलब यहाँ पर जहाँ पर इनिशियल कॉन्टेक्ट डेवलप होता है, इनिशियल इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है ग्रुप के अंदर, ठीक है, कनेक्शंस बनना स्टार्ट होते हैं, दैट इज प्री एप्लिकेशन। पावर एंड कंट्रोल का मतलब होता है कि स्टॉर्मिंग स्टेज, जहाँ पर ग्रुप के अंदर, जैसे ग्रुप 10 लोगों को ग्रुप बना है तो अथॉरिटी के लिए फाइट होता है, इन्फ्लुएंस होता है ग्रुप के अंदर एक दूसरे को उस चीज को लेकर के, काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है। तो पावर कंट्रोल दूसरा स्टेज आता है। तीसरा होता है इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब होता है सिंपल कि नॉर्मिंग स्टेज आती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे पर भरोसा करना स्टार्ट करते हैं, आपस में पर्सनल कनेक्शंस बनते हैं, और साथ ही साथ अगर उनके डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, तो उनको मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना, फिर आपस में मिलकर के आगे बढ़ना। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। वही चीज जो मैंने आपको बताई है कि जहाँ पर हम इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को, ओपिनियन को एक्नोलॉज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम स्टेप नहीं करेंगे, एक्नोलॉज नहीं करेंगे, तो फिर कंफ्लिक्ट हमेशा रहेगा, और जो नॉर्मिंग स्टेज है वो कभी आएगी ही नहीं। तो ग्रुप का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया ग्रुप, तो उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा ही नहीं। तो एक स्टेज में ऐसा आता है कि शुरुआती स्टेज में डिफरेंट डिफिकल्टी होती है, कंफ्लिक्ट होता है, पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट आइडिया, तो उसकी वजह से कंफ्लिक्ट राइज हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके लोग समझ जाते हैं, दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिफरेंट पीपल्स ओपिनियन, एंड देन दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है सेपरेशन। जब प्रोसेस फॉलो हो जाता है तो लास्ट में दैट इज द कंक्लूजन स्टेज ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन। पहला क्लियर है? देखो इनके मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं, तो आपको पढ़ लेना एक बार। प्रीएफ्लेशन, पावर कंट्रोल, इंटीमेसी, डिफरेंशिएशन, सेपरेशन, पांचों में कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ वेल्स के द्वारा दिया गया है 3 स्टेज: ओरिएंटेशन, इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग। ओरिएंटेशन मतलब जो मैंने बताया कि ग्रुप मेंबर जो है शुरुआती में इंट्रोडक्शन होता है, एंड दो जो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव हैं वो एक्सप्लेन किया जाते हैं। जैसे कि इंडक्शन प्रोग्राम होता है ना, कहीं पर एडमिशन लेंगे कहीं पर भी, तो शुरुआत में जो है सभी को, एक सब जो बैच होता है पूरा बुलाया जाता है, वो बताते हैं पूरा, वही सब ध्यान दिया जाता है, वही सब चीजें इंट्रोडक्शन पॉइंट जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। नेक्स्ट है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन मतलब होता है कि ग्रुप एक्टिविटी को असेस करना, और डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि डिसाइड करना, डिसीजन लेना अबाउट द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ये बहुत स्पेसिफिक दे दिया इन्होंने, 3 ही पॉइंट दिए हैं, तो आसानी होगी आपको याद करने में। नेक्स्ट है टुकमैन के द्वारा दिए गए जो पांचों, ये तो इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला है कि फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब होता है कि ब्रिंगिंग ग्रुप मेंबर टुगेदर इन क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, मीन्स पहला जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, इंटेक स्टेज होती है, वही आपकी फॉर्मिंग कहलाती है, जहाँ पर ग्रुप मेंबर आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, और ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरा होता है स्टॉर्मिंग, जो मैंने पहले बताया कि ग्रुप के मेंबर सब लोग अलग अलग हो सकते हैं, उनके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, तो उनको लेकर के कंफ्लिक्ट राइज होता है, डिसएग्रीमेंट होता है। धीरे धीरे करके नॉर्मिंग स्टेज आती है, जहां पर वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट कर लेते हैं मतलब हुआ कि वो उनके बीच में कोइंसिडेंस डेवलप हो जाती है, दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट पीपल, एंड दे आर स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल। नेक्स्ट परफॉर्मिंग, वही जो भी प्लान ऑप्शन तैयार किया गया है उसको लेकर के काम करना, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए साथ में मिलकर के काम करना। परफॉर्मिंग स्टेज मतलब वर्क करना, एक्टिविटी की। एडजॉर्निंग का मतलब होता है कि कंक्लूजन ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, जो भी ग्रुप एक्टिविटी हो रही थी उसको कंप्लीट करते हुए लास्ट में एडजॉर्निंग आई। ये पांचों इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, तो प्लीज याद रखना। पहला है FSNPA, ठीक है। NPA तो याद हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पहला है FS, और इसको याद करने का सिंपल तरीका है, मतलब फाइनेंस। एस का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी बना लो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो जाएगा। लो, ये आपस में जुड़, सभी के सभी कनेक्टेड है। ये मतलब मैंने याद करने का तरीका बना लिया, आप लोग अपने हिसाब से कोई निबंध बना सकते हैं। NPA हो गया या FS हो गया। एड जॉइनिंग लास्ट में रहता है, वो तो याद रहेगा, उसमें कोई ज्यादा कुछ रटने की जरूरत है नहीं। और आपका मतलब फॉर्मिंग है, पहली स्टेज आती है, तो वैसे तो इजी है, इसमें कोई आपको अलग से कुछ ट्रिक बनाने की जरूरत है नहीं, आसान है। नेक्स्ट है क्लेन के द्वारा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर्मेशन के स्टेज दी गई है। ओरिएंटेशन, अगेन दैट द मेंबर जो है इंट्रोडक्शन एंड क्लैरिफाइंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। रेसिस्टेंस का मतलब होता है काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और रेसिस्टेंस क्रिएट होता है ग्रुप के अंदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। नेगोशिएशन, अगेन वही कि जहाँ पर people start negotiating with the people, they start discussing, they start accepting the people,
एज दे उनके जो डिफरेंट ओपिनियन है। इंटीमेसी का मतलब होता है जहाँ पर ट्रस्ट डेवलप होता है, कोइंसिडेंस डेवलप होता है ग्रुप के अंदर, एंड द पीपल स्टार्ट वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। एंड टर्मिनेशन अगेन सेम थिंग। इसी प्रकार के ट्रैकर के द्वारा दिए गए हैं बिगनिंग, इमर्जिंग ग्रुप फीलिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग ग्रुप एंड डिक्लाइन ऑफ ग्रुप फीलिंग। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो बताइए। अभी अभी तक जो डिस्कस किए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट? सर टी मॉडल एक बार बता दीजिए। हाँ, टी का मतलब होता है यहाँ पर सिंपल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है, जैसे मैं बता देता हूँ, ट्रेनिंग था और साथ ही साथ उसमें ट्रांजेक्शन मतलब कम्युनिकेशन, स्पेसिफिकली जो ये हाँ, कर्तलन के द्वारा। देखो कर्तलन का फोकस क्या था, ग्रुप डायनेमिक्स पे था, कल ही डिस्कस किए थे ना हम लोग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका फोकस था कि किस प्रकार से हम पर्सन के अंदर जो उसके बिहेवियर को हमको स्टडी करना है। तो पर्सन एंड एडिशनल इन्वायरमेंट, मतलब पर्सन का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर सिंपल है ग्रुप है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो ग्रुप ही अपने आप में एक पूरा इन्वायरमेंट है। ग्रुप के मेंबर जो है सभी के सभी, तो अगर हम उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दे पाते हैं, उनके का जो ट्रांजेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के मेंबर जो होंगे वो बेहतर तरीके से ग्रुप के मेंबर्स के जो इमोशंस हैं, जो एटीट्यूड्स है, जो बिहेवियर है, उसको समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और सोशल वर्कर हमेशा एज ए फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। वो कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा और ज्यादा, उनके बीच में इंटरेक्शन को बढ़ाएगा, ताकि लोग आपस में पार्टिसिपेट करें, एक दूसरे को फीडबैक दें, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करें, मतलब जो भी वो सोच रहे हैं समझ रहे हैं उसको बताएं, आपस में डिस्कस करें। ठीक है, ताकि इसके माध्यम से आप ग्रुप के अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं। और इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही होता है कि ग्रुप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हम प्राप्त कर पाए। तो उसको अचीव करने के लिए ये प्रोसेस को हमको फॉलो करना होता है, स्पेसिफिकली ट्रेनिंग देना और ट्रांजेक्शन को बढ़ाना, कम्युनिकेशन पैटर्न को डेवलप करना, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। ये मेन उद्देश्य होता है टी ग्रुप मॉडल का। टी का मतलब ट्रेनिंग स्पेसिफिकली या ट्रांजेक्शन। और कर्थ का जो मॉडल है वो कनेक्ट करके आप देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। बेसिकली ग्रुप के अंदर ग्रुप डायनेमिक्स को बढ़ाना। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, जो मैंने बताया था, कम्युनिकेशन पैटर्न को डेवलप करना या इंटरेक्शन को बढ़ावा देना। जितना ज्यादा ग्रुप डायनेमिक्स की जो डिग्री होगी, हाई होगी, इसका मतलब उस ग्रुप के अंदर उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा। क्लियर? यस सर। हम्म। ठीक है, सभी को क्लियर है बताइए। और इसमें देखो एक चीज और बता देता हूँ फर्दर। अब देखो इसमें जो जो चीज़ मैंने ऐड नहीं की, क्योंकि वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ये साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है बस। मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको पढ़ने में, क्योंकि चूंकि क्लास में लेता हूँ तो टाइम लग जाता है एक्सप्लेन करने में, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना? क्योंकि इसमें तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया है, तो पीपीटी ज़्यादा लंबी हो गई, आपको तो एक ही भाषा पढ़नी होगी, कोई है हिंदी या इंग्लिश में। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि थोड़ा सा आजकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो लोग आजकल ये सब दे रहे हैं, स्पेशली जो फिलोसफिकल एजम्पशंस के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट जो हेडिंग्स हैं उनको पढ़ के जाना, आप वहाँ एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये डिफिकल्ट नहीं है। जैसे क्या मतलब इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या पता ही होगा, डिग्निटी इन और ये प्रिंसिपल में भी आते हैं, तो उससे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वही चीज़ कि कैसे हम पर्सन के जो है स्ट्रेंथ एंड फोकस कर सकते हैं, कैसे इसको एम्पावर करना। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो